हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत प्रजापति। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 40 क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेस्ट सीरीज यहां पे आती रहती है जिससे कि आप अपने पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अपने एजुकेशन को एक ऐसा मोड़ दे सकते हैं जहाँ से आप जल्दी से सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी दोस्तों को पता चले कि यहाँ पे ऐसे ही टेस्ट सीरीज चलता रहता है। तो आप अपने टेस्ट देकर अपना स्कोर जान पाएंगे कि आपको कितना और मेहनत करने का ज़रूरत है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। बताना है आपको करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो करीबा बांध जाम्बांजी नदी पर स्थित है। जाम्बांजी नदी पर प्रसिद्ध करीबा बांध स्थित है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप पहली बार सुन रहे होंगे कि करीबा बांध। तो करीबा बांध जब पूछा जाए, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है, तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ये लगभग सभी लोगों को पता होगा कि केसर के मामले में जम्मू कश्मीर आगे रहता है, सबसे नंबर 1 पर रहता है, तो इसका ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। यानी कि दोनों रेखा को, जो दोनों देश है, वो कौन सा रेखा उन लोगों को बांटती है, अलग अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंडबर्न रेखा। हिंडबर्न रेखा है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो जर्मनी और पोलैंड के बीच की एक सीमा रेखा है, तो हिंडबर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, क्योंकि 1980 में भारतीय फिल्म और विकास निगम का स्थापना किया गया था। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। भारतीय फिल्म और विकास निगम का स्थापना 1980 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूरा पाषाणकाल युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। यानी कि पूरा पाषाण युग में कौन सी चीज़ का प्रयोग किया गया, क्या चीज़ हासिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अग्नि का प्रयोग किया गया था पूरा पाषाण काल में। मतलब कि आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अग्नि का प्रयोग किस युग में किया गया। आपके सामने आ जाएगा पूरा पाषाण युग, तो आप इसको टिक करेंगे तो राइट होगा। अब नव पाषाण युग आता है, आदि पाषाण युग आता है, तो ऐसे नहीं होता है इसका आंसर। जब अग्नि का बात आए तो पूरा पाषाण युग ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। यानी कि जो वायुमंडल होता है उसमें नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है, आपको ये बताना था। तो इसमें नाइट्रोजन होता है 78%। नाइट्रोजन का मात्रा होता है 78% वायुमंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। यानी कि डायनेमो किस नियम पर काम करता है। तो आपको डायनेमो जानते ही होंगे कि जो कि ट्रैक्टर में लगता है या फिर और भी जगहों पर लगता है, जो कि इंजन को चालू करता है। ये क्या करता है, किस नियम के, मतलब कि आपको बताना है कि डायनेमो का जो सिद्धांत है वो किस नियम पे आधारित है। तो ये फैराडे के नियम पे आधारित है, आप इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो डायनेमो हो, जिससे कि ट्रैक्टर इंजन जो चालू किया जाता है, यानी कि जो बैटरी होती है ट्रैक्टर में लगी होती है, उससे वो रन करके चालू हो जाता है और इंजन को चला देता है एक बार, तो इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रैक्टर के साथ नहीं, और भी सारे इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये फैराडे के नियम को फॉलो करता है डायनेमो का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की। यानी कि जो अलीगढ़ में आंदोलन हुआ था, तो शुरुआत सबसे पहले किसने की। तो शुरुआत शायद अहमद खान ने की थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शायद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है। यानी कि जो दिलवाड़ा मंदिर है जैन धर्म का मंदिर है, आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है। यानी कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म के मंदिर है, तो जैन धर्म की मंदिर जो है तो किस शैली का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागर शैली का उदाहरण है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नागर शैली का उदाहरण है जैन मंदिर दिलवाड़ा का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मतलब कि जिनका राजधानी था मुर्शिदाबाद, उन्होंने अपना राजधानी मुंगेर कर लिया। तो ये थे मीर कासिम। मीर कासिम, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मीर कासिम थे तो वो एक नवाब थे, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर के लिए स्थानांतरित किए थे। मतलब कि यहाँ से चेंज करके यहाँ कर दिए थे अपने शासनकाल में। नेक्स्ट आता क्वेश्चन है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है। यानी कि दमन और दीव के बीच में एक खाड़ी है जो कि दोनों को डिवाइड करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। खंबात की जो खाड़ी है वो दमन और दीव को अलग करती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का शुरुआत कब हुआ। मनी की मतलब कहने का ये है कि मनी ऑर्डर जो होता है वो कब से शुरू किया गया भारत में। तो भारत में ये 1880 से शुरू हुआ है मनी ऑर्डर का प्रणाली। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 1880 से मनी ऑर्डर प्रणाली शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा अर्थशास्त्र तो आपको इसका ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीआईपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है पृथ्वी की भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक उपस्थित अधातु कौन सी है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, सिलिकॉन है। अधातु की बात किया है, तत्व की बात नहीं किया है, अधातु। इसमें ऑप्शन घुमा घुमा के दिया है। इससे पहले वाली वीडियो मैं डाला था तो वहाँ पे पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध में तत्व की बात हुआ था। इसमें देखिए अधातु की बात होती है, तो अधातु की बात होगी तो सिलिकॉन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। वाह, कितना मस्त क्वेश्चन है। ये जानना कंपलसरी है कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी, यानी कि किस भाषा में रामायण को लिखे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि किस भाषा में लिखे थे, तो आपको याद रखना है कि संस्कृत भाषा में रामायण को लिखे थे वाल्मीकि जी ने। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ। एक क्वेश्चन पूछता है कि किसने किया, यानी कि सती प्रथा को किसने उन्मूलन किया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में हुआ। तो मतलब कि आपको ब्रिटिश शासक का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, आप बताइए, अपने मन में सोचिए कौन सा आंसर सही हो सकता है और मैं जो बताऊं उससे मैच कराइएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कितना सही हुआ 40 में से। 40 में से उम्मीद करता हूँ 30 प्लस या फिर 35 प्लस के लिए तो द बेस्ट होगा 35 प्लस, 30 प्लस एवरेज गुड। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन का ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में इनका उन्मूलन हुआ था। ये शासक का नाम है, इन्होंने किया नहीं था, इनके शासनकाल में किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है। ये लगभग सभी लोगों को पता होगा कि सरदार पटेल है जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। तब से तो शायद इस पद का उन्नति खत्म हो गया, अब इस पद पे कोई काम नहीं किया जाता है। तो अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री होते हैं, अब उप प्रधानमंत्री की प्रथा खत्म हो चुकी है। तो सरदार पटेल को पहला क्या बनाया गया था, तो उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। भारत पर आक्रमण कब किया था, ये चारों के मुताबिक बताना है कि चारों जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा किया था। तो इनमें से 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है। यानी कि जैसे कि भारत में विधानमंडल होता है तो उसका नाम अलग है, तो ऐसे ही स्विट्जरलैंड का जो ऐसे ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल का नाम अलग होगा। तो आपको बताना है कि क्या नाम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली बोला जाता है स्विट्जरलैंड में विधानमंडल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, यानी कि सिख जो धर्म होता है उनमें प्रथम गुरु कौन थे, तो उनमें प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। ये लगभग सबको पता होना चाहिए, बी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंजाइम की रचना किससे होती है। ये साइंस का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एंजाइम जो होता है उसका रचना किससे होती है, मतलब कि किससे निर्माण होता है। तो एमिनो अम्ल से उसके एंजाइम की रचना होती है, निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है बॉडी में। चलिए नेक्स्ट आता है द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है, यानी कि द डोज ऑफ लाफ्टर एक बुक है, तो उसको किसने रचित किया था, यानी किसने उसको लिखा था, रचना किया था उसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर के लक्ष्मण जी ने द डोज ऑफ लाफ्टर बुक लिखी थी, उसका रचयिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के स्तंभ को किसने लिखा था। तो इलाहाबाद के स्तंभ को हरिशरण ने लिखा था, यानी कि इलाहाबाद के स्तंभ को हरिशरण जी ने लिखा था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में गिनते हैं जनवरी फरवरी, तो लास्ट में हम लोग का दिसंबर आता है, तो शक संवत के हिसाब से आपको अंतिम महीना बताना है। तो अंतिम महीना होता है फागुन, ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं, शक संवत कैलेंडर के हिसाब से फागुन लास्ट महीना होता है, अंतिम महीना होता है कैलेंडर के हिसाब से शक संवत। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ये प्रथम में आपको हर चीज़ याद रहना चाहिए, प्रथम प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सब चीज़ प्रथम आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि दलित यानी लोअर कास्ट यानी नीचे कास्ट के जो थे वो मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, के.जी. बालकृष्णन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो के.जे. बालकृष्णन बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ताजमहल का विध्वंस होने का कारण अम्ल वर्षा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है जिसको अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण माना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आता है मांसपेशिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो हमारे अंदर मांसपेशिया है उसमें भी अम्ल पाया जाता है, तो उसमें मायोसिन अम्ल पाया जाता है। जो मांसपेशिया है उसमें मायोसिन अम्ल पाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है, यानी उड़ीसा। चलिए उड़ीसा है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में उड़ीसा का राजधानी बताना है, तो बोलेंगे भुवनेश्वर, सब लोग जानते हैं। चलिए तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव दे रहा हूँ एक कि आपको उड़ीसा का मुख्यमंत्री और राज्यपाल को बताना है कि राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रायतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, यानी कि रायतवाड़ी जो बंदोबस्त हुआ था वो किसके साथ हुआ था, यानी अंग्रेजों के साथ, नवाबों के साथ, जमींदारों के साथ या किसानों के साथ। तो ये हुआ था किसानों के साथ। रायतवाड़ी बंदोबस्त किसान के साथ हुआ था, मतलब कि किसान के साथ ही रायतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था। चलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देश की बात हो रही है, तो तंबाकू की सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। आप सोच रहे होंगे भारत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिको है, भारत से भी बड़े बड़े हैं जो उत्पादन करते हैं, तो तंबाकू में मैक्सिको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राग भैरवी किस समय का गाया जाने वाला राग है। राग भैरवी किस समय का गाया जाने वाला राग है, यानी कि हर एक राग का अलग अलग समय होता है कि वो किस समय पे गाया जाता है। तो जो राग भैरवी है वो सुबह मतलब कि प्रातः काल का गाना है, राग है जो कि गाया जाता है सुबह के समय, प्रातः काल के समय। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जैसे कि आप लोग चुकंदर खाते हैं जो कि रेड होता है, तो चुकंदर बहुत फ़ायदा करता है हमारे बॉडी के लिए, ब्लड के लिए।
तो ये चुकंदर जो होता है यूनान देश में सबसे ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है इसको, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी कि भूदान आंदोलन को किन्होंने शुरू किया था। चलिए इसको यहाँ देखते हैं, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे थे। देखिए जब भी भूदान आंदोलन की बात आए तो विनोबा भावे को याद रखिएगा, क्योंकि इनका ही ये बनाया हुआ आंदोलन था, इनका ही तैयार किया गया आंदोलन था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे, आप याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ। ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन अटपटा ही एग्जाम में आता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त काल में ये काल से शुरू हुआ है, मतलब कि गुप्त काल से ये शुरू हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है। साइटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी क्या है, तो साइटेनिक वर्सेज के लेखक हैं सलमान रुश्दी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राग यमन का गायन कब होता है। देखिए फिर राग आ गया, जो कि राग होता है उसका एक समय होता है, मैंने बताया। तो राग यमन का बताना है, राग यमन का गायन का समय कब होता है, मतलब कि राग यमन कब गाया जाता है। तो ये रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। राग यमन रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है, आलू का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो आलू का प्रमुख उत्पादक देश चिली है। चिली में सबसे ज़्यादा आलू उत्पन्न किया जाता है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है। चलिए नेक्स्ट आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ये लगभग एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि सबको पता होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, मतलब कि किसके शासनकाल में अंग्रेज सबसे ज़्यादा फैले, मतलब कि भारत आए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इन्होंने थोड़ा ढिलाई किया था, तो इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अंग्रेज भारत में आए थे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, हर आंसर का आपको सटीक आंसर मिला होगा हर क्वेश्चन का। चलिए तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, कितना क्वेश्चन को सही किया। 30+ वालों के लिए 30+ है, बहुत बढ़िया। इंटरमीडिएट में है 30+ इंटरमीडिएट। अगर आपका 35+ आता है, 35+ से जितना अधिक है तो आप द बेस्ट है, ठीक। 35+ मायने रखता है हर एक टेस्ट के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो पता चलेगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे टेस्ट सीरीज के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।